नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। हर सप्ताह की तरह आज भी हम बहुत ही रोचक विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। किससे बात कर रहे थे? हमारा आज का विषय है मछली पालन और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में कैसे मछली पालन किया जाए और चेक डैमों में कैसे मछली पालन किया जाए। आप जानते ही हैं कि हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है जिसमें आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप हमें सीधे सीधे दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं और इस विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं आप हमसे कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में आमंत्रित हैं आज डॉक्टर चंचल ठाकुर, जो कि वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी हैं हमीरपुर से, और हमारे बीच में आज पधारे हैं। आज आपके सवालों का जवाब देंगे। तो हमारा आज का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से मछली पालन किया जा सकता है तालाबों में और चेक डैमों में। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू। जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं कि हमारा आज का विषय है मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में और चेक डैमों में। हाँ जी। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल जो है युवा अपना कोई रोज़गार करना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, तो खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के युवक और युवतियां हैं वो भी इस दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। तो मछली पालन क्या है और काफ़ी विस्तार भरा ये एक कार्यक्रम रहता है, यही हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मछली पालन है क्या। सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार कहती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। जैसे कि हमारे मैडम ने पूछा है, आप ही के लिए ये प्रश्न है कि ये मछली पालन है क्या और इससे किस तरह से लाभ पहुँचा सकते हैं हम अपने आम जनता को, जिसमें से हमारे युवा लोग भी हैं और महिलाएं भी हैं और अन्य लोग भी हैं जो कि मछली पालन में रुचि रखते हों या अपना कोई रोज़गार आरंभ करना चाहते हैं। तो मत्स्य पालन जो है बेसिकली वो दो प्रकार का है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत वेरिएशन है क्लाइमेट में, टोपोग्राफी में। जैसे कि आप देखें कि जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें बर्फ़ गिरती है तो वो ठंडे क्षेत्र हैं। इसको हम कोल्ड वाटर फिशरीज़ में लेते हैं जिनमें कि बर्फ़ पड़ती हो। तो जो बर्फीले क्षेत्र हैं उनमें ट्राउट पालन होता है जिसको हम कोल्ड वाटर फिश कहते हैं। लेकिन यदि हम मैदानी या थोड़े लोअर हिमाचल एरिया में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको जैसे कि ये है ट्रॉपिकल फिशेस हैं, कतला, रोहू, मृगल, जिनको हम कॉमन एक नेम देते हैं भारतीय मेजर कार्प, ये पाई जाती हैं। या फिर एक अन्य प्रचलित जो एक ग्रुप है फिशेस का वो है चीनी कार्प, जिसमें सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प हमारी पाली जाती हैं। तो ये बहुत ही कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे जब भी आप मत्स्य पालन करते हैं इन मछलियों का तो आपको एक अच्छी आय प्राप्त होती है। तो ये दो तरह की मात्स्यिकी है जो मैंने क्लाइमेट वाइज यानी कि वाटर के टेम्परेचर के बेस पे बताई। वैसे अन्य मत्स्यिकियाँ हैं कि आपको रिवराइन फिशरीज है यानी कि नदियों में मत्स्य पालन होता है, या फिर जलाशयों में, पानी में, जैसे अभी आपने बताया, बहते पानी में भी होता है, या फिर जलाशय में मत्स्य पालन हो रहा है, या फिर एक्वाकल्चर है जिसको कि हम तालाबों में हम जिसको कहते हैं मत्स्य पालन, फिर चेक डैमों में होता है। तो इस तरह अलग अलग प्रकार की मत्स्यिकी के अलग अलग श्रेणियाँ रहती हैं। जी दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हमारी दूरभाष नंबर है 28000177 और हमारा दूसरा नंबर है 28000178। कृपया कोड अवश्य लगाएं 0177। चंचल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि एक तो बहते पानी में मछली पालन है और हमारे प्रदेश में जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ तो ये सुविधा है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जलाशयों में यानी तालाबों में भी मछली पालन किया जा सकता है, ये एक काफ़ी ऐसा अवसर है कि जिसको कोई भी अपना सकता है, कोई भी युवा इससे अपना रोज़गार बना सकता है। इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि आपसे कि अगर तालाब में अपने आसपास मान लीजिए हमारे पास तालाब हैं या नहीं भी हैं तो हम किस तरह से उसमें जो है मछली पालन कर सकते हैं। तालाबों की अगर हम पहले बात तालाबों की यदि हम बात करते हैं तो तालाबों से हमारा तात्पर्य रहता है कि हम ट्रॉपिकल वाटर्स की बात करें, यानी कि वार्म या गरम। गरम का मतलब ये नहीं कि पानी हमारे लिए गरम हो, वो मछली के लिए गरम होना चाहिए। जो तापमान है वो कभी भी 30 या 35 डिग्री से ऊपर, डिग्री सेल्सियस से ऊपर वर्ष में ना जाए।
इससे ज़्यादा जाएगा तो वो मछली के लिए हानिकारक है। यदि बहुत कम भी हो जाएगा, जिन प्रजातियों को हम तालाब में या खड़े पानी में जिनका पालन करते हैं, तो वो बहुत कम भी पानी का तापमान नहीं जाना चाहिए, वो भी उनके लिए हानिकारक है। उसमें वो सर्वाइव तो करेंगी लेकिन बहुत अच्छे से वो थ्राइव नहीं करती। थ्राइव मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली ग्रो नहीं करेंगी। जब कॉमर्शियली वो ग्रो नहीं करेंगी तो आपको आर्थिक लाभ नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए ये सुझाव रहता है कि जब अगर आपका पानी बहुत ठंडा है तो उसमें आप बहते पानी का जो मत्स्य पालन है, जो कि ट्राउट पालन है, वो करें। और यदि आप जो स्टैटिक वाटर है, यानी कि जो खड़ा पानी है तालाब में, तो उसमें आप जो ट्रॉपिकल फिशेस जिसमें कतला, रोहू, मृगल या फिर चीनी कार्प हैं, जैसे कि ग्रास कार्प, कॉमन कार्प या सिल्वर कार्प, इनका पालन करें। फिर आपका जो प्रश्न था कि तालाब अगर है या नहीं है तो किस तरह से आप आरंभ कर सकते हैं। जी, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो तालाब ऑलरेडी बने हुए हैं, प्राकृतिक तौर पर बने हुए हैं, हम उन्हें कैसे मेंटेन करें, यानी मछली के रहने लायक हम उन्हें कैसे बनाएं। जी हाँ, हमारे प्रदेश में या किसी भी जगह पर आपको आमतौर पर पुराने गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में तालाब मिल जाएंगे जो काफ़ी समय से यूज़ में नहीं हैं, बेकार पड़े हैं। तो उन तालाबों को हम रेनोवेशन के अंडर लेते हैं, उनको रेनोवेट करते हैं। रेनोवेशन में आप ले सकते हैं कि जो पहले से उसमें जैसे जलीय पौधे हैं, बेकार पौधे उगे हैं, उनको आप निकालें। और साथ में अगर उसमें जो वीड फिश है, वीड मीन्स बेकार की जो मछलियां हैं जो कि आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं हैं किसान के लिए, तो उनको भी आप निकालें। और उसके बाद उसका जो पानी है उसका आप प्रॉपर केमिकल जांच करें। उसका आप अपने आप भी कर सकते हैं या आप लेबोरेटरी में भी आप पानी का नमूना भेज सकते हैं। उस तरह आप उसका पीएच ज्ञात करेंगे, आप उसकी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ज्ञात कर सकते हैं, और अन्य पैरामीटर्स भी उस पर रहते हैं, उनको आप ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर उस पानी में कमी है तो उसको आप सुधार सकते हैं। कई इसमें विधियां रहती हैं उसके द्वारा। यदि वो सही है तो आप उसमें डायरेक्ट मछली बीज जो है वो भी डाल सकते हैं। हाँ जी। और अगर हम नया तालाब बनाना चाहें, एक नए सिरे से पहले तालाब का निर्माण किया जाए, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? नए तालाब के निर्माण में आपको काफ़ी शुरुआत से, बेसिक से शुरू करना पड़ेगा कि सबसे पहले है कि उसकी मिट्टी और जगह की जांच करनी पड़ेगी। स्थान का चयन इस तरह करें कि जहाँ पर पानी का सोर्स हो, क्योंकि मछली पालन वहीं हो सकता है जहाँ पर पानी होगा, क्योंकि पानी के बिना तो मछली संभव नहीं है। तो जगह या स्थान वो हो जहाँ पर पानी का सोर्स हो और एक रेगुलर सोर्स हो जो कि वर्ष भर आपके पास रहे। और अगर वर्ष भर ना भी रहे तो आपका तालाब इतना गहरा होना चाहिए कि यदि वो सूख भी जाए किसी समय, अगर वर्ष भर में गर्मियों में, तो भी उसमें 3-4 फुट तक उसमें पानी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूख जाए बिल्कुल, ऐसा आपको स्थान चयन नहीं करना है। दूसरा, फिर मिट्टी की जांच होती है। मिट्टी की जांच करनी ज़रूरी है, क्योंकि यदि उसमें पानी नहीं ठहरेगा, आप तालाब बना भी देते हैं, गड्ढा बना भी देते हैं, यदि उसमें तालाब में पानी डालते हैं, अगर वो पानी नहीं ठहरता है तो फिर आपका वो प्रयास जो है वो बेकार जाएगा। तो कोशिश के नीचे मिट्टी और रेत बिछाना ज़रूरी है, या फिर आप सीमेंट भी उसमें लगा सकते हैं? नहीं, जो आप अगर सिंपल तालाब बना रहे तो वो कच्चे तालाब भी आप बना सकते हैं। सिर्फ उसमें मिट्टी को थोड़ा दबा कर जो है उसे पक्का करना होता है, ताकि बहुत ज़्यादा रिसाव ना हो पानी का। पक्का करने की ज़रूरत नहीं है उसमें जो। और पानी, जैसे आपने बताया कि पानी का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसमें जो भी पोषक तत्व है वो सब होने चाहिए। हाँ जी। तो उसके लिए लेबोरेटरी जांच करवाना आवश्यक है? लेबोरेटरी में ज़रूरी नहीं है, किसान अपने आप भी जांच कर सकता है। यदि वो अपने आप जांच नहीं करना चाहता है तो हमारे विभाग के अधिकारी हैं और फील्ड के भी असिस्टेंट्स रहते हैं, उनको भी जानकारी होती है, वो भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि किस तरह आप उस पानी की या मिट्टी की जांच कर सकते हैं। आपने कहा कि अपने आप भी जांच की जा सकती है, तो अपने आप जांच की क्या प्रक्रिया रहती है? कैसे हम जानेंगे कि ये जल बिल्कुल उपयुक्त है मछली पालन के लिए? सबसे पहले आप मिट्टी की जांच कर सकते हैं। आपने ये अगर सुनिश्चित कर लिया है कि मेरे पास जगह पर्याप्त है और पानी का स्रोत भी है, जल स्रोत भी आपके पास पर्याप्त है, उसके बाद आप मिट्टी की जांच कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी की जांच का मतलब है कि उसमें रिसाव कहीं अत्यधिक तो नहीं है। आप पानी भरेंगे और वो उसमें रिसाव हो जाएगा और पानी नहीं टिकेगा। उसके लिए उसकी जो 2 विधियां जो है बिल्कुल सिंपल हैं, कोई भी उसको कर सकता है। सबसे पहले ये पहली विधि है कि आप 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर फॉर्म में आप एक गड्ढा बना लें, 1 मीटर गहरा गड्ढा बना लें, उसमें आप पानी डालें 1 रात
भर के रख दें। अगली सुबह देखें, अगर पानी उसमें नहीं टिकता है तो अगले रात फिर उसमें पानी भरें। यही प्रक्रिया आप 4-5 बार दोहराएं। यदि उसके बाद पानी टिक जाता है तो इसका मतलब वो जगह तालाब बनाने के लिए उपयुक्त है। यदि नहीं टिकता है तो आप उसमें तालाब ना बनाएं, क्योंकि उसमें पानी नहीं ठहरेगा। एक ये है। दूसरी विधि ये है कि यदि आप मिट्टी को लेते हैं, उसका एक छोटा गोला, हाथ के आकार का गोला बनाएं और उसको 1 फुट तक उछालें। यदि वो गोला आपके हाथ तक आके टूट जाता है तो इसका मतलब उसमें रेत बहुत ज़्यादा है, तो और उसमें पानी नहीं टिकेगा। यदि गोला ठीक रहता है तो आप उसमें तालाब बना सकते हैं। यानी उसमें पकड़ है कि वो पानी को रिसने नहीं देगा। जी, ये बहुत ही सरल तरीका आपने बताया है और इसे खुद भी किया जा सकता है। अपने आप कोई भी किसान इसको, चाहे वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं भी होगा, वो भी इन प्रक्रियाओं को कर सकता है। जी, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ हैं। हेलो, नमस्ते, अपना परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम चंदेल जी, मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। जी चंदेल जी, स्वागत है आपका। और आपका क्या प्रश्न है? मुझे डॉक्टर से पूछना है जी कि हमारे यहाँ पर कुछ तालाब बनाए गए, उनमें बरसात में हमारी मछली मर जाती है। जी, तो उसका क्या उपचार है? क्यों मरती है बरसात के दिनों में? जब बारिश शुरू हो जाते हैं मछली मरना शुरू होती है और एकदम मछली मर जाती है। जी, तो कृपया ये बताएंगे कि इसका क्या उपचार और क्या किया? जी, बरसात के दिनों में मछली मरने का एक कारण रहता है कि बादल आ जाते हैं आकाश में और जो तापमान है वो बहुत अधिक हो जाता है। और तापमान अधिक होने से तालाब का जो पानी का तापमान है स्वाभाविक है वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आसपास का आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वाटर टेम्परेचर भी आपका राइज करेगा। अब जब वाटर टेम्परेचर और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, इसका एक डायरेक्ट लिंक है। तापमान अधिक होगा तो ऑक्सीजन जो है, घुलनशील जो ऑक्सीजन है पानी में, वो कम होगी। और अगर तापमान कम है तो उसमें घुलनशील जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक होगी। यानी कि तापमान कम, ऑक्सीजन ज़्यादा, तापमान अधिक तो ऑक्सीजन कम। तो गर्मियों के मौसम में, बरसात में बादल भी रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में, जिसके कारण मछलियों का मरने का एक मेन कारण ये हो सकता है। वैसे तो अन्य भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी जांच भी करनी आवश्यक रहती है, पर ये एक मेन कारण हो सकता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पानी को जो है ज़्यादा प्रवाहित करें। फ्रेश वाटर आपके तालाब में जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन अधिक मिलती रहेगी। दूसरा ये हो सकता है कि आपने स्टॉक बहुत ज़्यादा रखा है, स्टॉक डेंसिटी यानी कि मछलियों की जो संख्या है तालाब में वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से आपने ज़्यादा भर दी है। या तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप फीड बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। फीड और जो तालाब के पानी के तापमान का सीधा एक संबंध रहता है। अगर तालाब का पानी का तापमान बहुत ज़्यादा चला गया है तो उसी के अनुपात में आपको मछली को फीड देनी है। और कोशिश ये करें कि जब मछलियाँ मर रही हों तो उनको फीड ना दें, क्योंकि फीड ज़्यादा देने से मछलियाँ मरेंगी, भूखी रहने से नहीं मरती। ये एक मछलियों का एक बड़ा अलग सा नियम है कि मछली भूखी नहीं मरती है, मछली ज़्यादा खाने से मरती है। ज़्यादा वो खाना खाएगी तो वो पचा नहीं पाएगी और उससे बीमार होगी और वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो काफ़ी सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि इन्हें इनके सवाल का जवाब मिल गया। और बरसात, इन दिनों बरसात का भी मौसम है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि एक अच्छा बीज कहाँ से उपलब्ध हो और जब हम बीज को लेकर आते हैं तो तालाब में उसे कैसे डाला जाए। जी हाँ, जैसे अगर आपने तालाब का निर्माण भी कर लिया है, उसे तैयार भी कर लिया है मत्स्य बीज डालने के लिए, तो यदि आप मत्स्य बीज लेना चाहते हैं तो आपका ज़्यादा प्रयास ये रहना चाहिए कि आप अपने किसी भी, जो भी आपके सबसे नज़दीकी सरकारी कोई फार्म है मत्स्य बीज का, वहाँ से ख़रीदें, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक सोर्स है, अच्छे से पाला गया है और एक्सपर्ट्स द्वारा वो बीज तैयार किया गया है, तो वो हेल्दी होगा। क्योंकि कहते हैं अगर बीज अच्छा होगा तो ही पौधा या फिर कोई भी जीव जो है वो स्वस्थ होगा, अच्छी पैदावार देगा। तो जैसे हमारे जो कार्प के जो बीज हैं वो हमारे कार्प जो प्रजनन केंद्र हैं या बीज फार्म हैं, बिलासपुर में है आपका घाघस, देवली एक गांव है घाघस के समीप, वहाँ से आप ले सकते हैं। मंडी में आपका अलसू में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कांगड़ा में, प्रॉपर कांगड़ा में हमारा एक मत्स्य बीज फार्म है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चंबा में, सुल्तानपुर में है,
नालागढ़ में है और ऊना में गगरेट में है। ये हमारे कार्प के मत्स्य बीज फार्म है जहाँ से आप मत्स्य बीज क्रय कर सकते हैं। कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब मछली का जो बीज है उसे इकट्ठा किया जाता है और संग्रहित किया जाता है? जब आप मत्स्य बीज ले आते हैं तो उसको पैक करना हालांकि जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी रहती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सही मार्गदर्शन दें और सही मात्रा में और सही तरीके से आपको पैक करके दें। जब वो आप को पैक करके दे रहे हैं, आप लेके भी आ रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे कि आप अगर पैकेट्स में, पॉलीथीन के पैकेट्स में आप मत्स्य बीज यूजुअली लेके आते हैं जी, तो वो जो पैकेट्स में जो पानी का तापमान है वो बढ़ जाता है। जैसे आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन पानी का तापमान बढ़ जाएगा जी। और जब पानी का तापमान बढ़ेगा और जब आप तालाब में लेके जा रहे हो उस तालाब का जो तापमान है वो कम होगा। फिर जो फिश है उसको एक थर्मल शॉक लगता है। वो थर्मल शॉक जो है उससे आपने फिश को बचाना है। वो कैसे बचाएंगे आप? जो आप पैकेट्स लेके आ रहे हैं पॉलीथीन के, उनको आप थोड़ी देर के लिए बिना खोले तालाब में ऐसे ही छोड़ रखें। आधा घंटा तक अगर आप उसको वैसे ही रखेंगे तो पानी का तापमान आपका ऑलमोस्ट समानांतर आ जाएगा, सेम हो जाएगा आपका जो टेम्परेचर है। उसके बाद आप धीरे धीरे पैकेट्स को खोलें और धीरे से फिश को उसमें तालाबों में डालना शुरू करें एक एक करके। ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ज़्यादातर कई बार मत्स्य पालक क्या करते हैं, लाते हैं और खोल के फेंक देते हैं जैसे कि कोई वो नॉन लिविंग चीज़ हो। तो वो एक जीव है और उसको काफ़ी सेंसिटिव होती है फिश जो है वाटर के टेम्परेचर को लेके जी। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि लाते हुए टेम्परेचर राइज करता है और अगर उसे वैसे ही पानी में छोड़ दिया जाए तो कई सारी मछलियां जो है वो मर सकती हैं। जी, उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी जी। और उसको थोड़ी देर तक उसी वाटर में रखें और फिर उसे छोड़ें। अब बात आती है कि मछलियों का आहार कैसा हो, उन्हें क्या फीड दी जाए और कैसे दी जाए? मछलियों को आहार आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। आर्टिफिशियल फीड पैलेट्स बने होते हैं, यानी कि छोटी छोटी गोलियां बनी होती हैं, वो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपने आप भी खल, चोकर, आटा या अपनी कोई सब्जियां बची हैं आपके पास, उनको भी आप आटे में गूंद कर दे सकते हैं। इस तरह भी आप फीड बना सकते हैं किसान भाई जो हैं। तो अपनी फीड भी तैयार करते हुए क्या सावधानियां रखनी होंगी? अपनी फीड को तैयार करते हुए सबसे बड़ी सावधानी ये हो कि वो पुरानी ना हो, ख़राब ना हो। जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी का हो और बहुत ज़्यादा फीड ना दें मछली को। बहुत ज़्यादा फीडिंग से मछली बीमार होती है और उसकी मृत्यु होती है। तो कोशिश ये करें कि कम फीड डालें और तापमान पहले, थर्मोमीटर एक बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप रोज़ अपने वाटर के जो टेम्परेचर है, पानी के तापमान का रिकॉर्ड रखें। उसका एक रजिस्टर रखें जो फार्मर्स हैं, और उसमें रजिस्टर मैं सभी मत्स्य पालकों को ये सलाह देती हूँ कि आप एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करें। कब आपने बीज क्रय किया, कितना लिया, कितने ग्राम का था या कितने mm साइज़ का था, डिपेंड करता है आपको किस तरह से आपने साइज़ का लिया है जी, ग्राम में या mm में लिया है। और फिर उस डेट को रिकॉर्ड करें, आपने कितनी फीड डाली, कब कब डाली, कितना आपने दोहन किया उसमें से। ये सब रिकॉर्ड अगर आप रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या आर्थिक रूप से मुझे मत्स्य पालन में लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है, मैं किस तरह से कौन सी सावधानियां बरतूं या फ्यूचर में कौन सी मैं प्रिकॉशंस लूँ जिससे कि और ज़्यादा मेरे को लाभ हो। तो मत्स्य पालक इसे ज़रूर अपनाएं, ये मेरी सलाह रहेगी अपने पालकों से। बात करेंगे क्योंकि तालाबों में तो अमूमन मछली पालन किया जाता है, नदियों में भी किया जाता है। हमारा आज के विषय में जो एक और बात जोड़ी गई है वो है चेक डैम। चेक डैमों में मछली किस तरह से पाली जाती है, क्या क्या सावधानियां रखें? चेक डैम्स तो यूजुअली बने होते हैं पहले से ही, फिर हम उसको जैसे लीज पे थ्रू पंचायत या वैसे देते हैं मत्स्य पालकों को, और फिर हम उसमें जो सीड स्टॉकिंग यानी कि मत्स्य बीज संग्रहण में भी हेल्प करते हैं मत्स्य पालक की। सबसे जो समस्या आती है चेक डैमों में वो आती है फिश को हार्वेस्ट करने की जी। हार्वेस्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आपने बीज डाल भी दिया, मछली बड़ी भी हो गई, लेकिन अब उसका दोहन कैसे करें, उसे निकालें कैसे? आमतौर पर जो आप तालाबों में मछली पालते हैं उसको आप या तो कास्ट नेट से निकालते हैं। कास्ट नेट एक छतरी नुमा एक जाला होता है, उसे हम कास्ट नेट कहते हैं, जो कि नदीय क्षेत्र में भी यूज़ होता है। तालाब से भी आप निकाल सकते हो, या हैंड नेट्स आप यूज़ करते हो। हैंड नेट मीन्स एक लंबी छन्नी सी होती है और उसमें एक लंबा हैंडल लगा रहता है, स्टिक लगी होती है।
उससे भी आप मछली निकाल सकते हो। लेकिन चेक डैम से इन दोनों तरीकों से मछली निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पर आपको एक अलग प्रकार का नेट यूज़ करना पड़ता है जिसे हम गिल नेट यूज़ कहते हैं। ये जलाशय में भी प्रयोग होता है। गिल नेट का मतलब है गिल्स मतलब जब मछली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके लेटरल साइड्स पे यानी कि दोनों तरफ किनारों पर आपको एक ढक्कन नुमा आकार के कान के जैसा कुछ दिखेगा। गिल ही कहा जाता है, उन्हें गिल ही कहते हैं। लेकिन यदि कोई बिल्कुल भी मछली के बारे में ना जानता हो तो वहाँ से वो सांस लेती है फिश जो है, तो वहाँ पर जो है ये जाल फंस जाता है। मछली उस जाल के छेद में से अंदर तो जा सकती है पर जैसे ही वापस आने लगती है तो वो गिल्स में उसका जाला फंस जाता है, तो इसलिए उसे गिल नेट कहा जाता है। तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और गिल नेट को बिछाने के लिए आप अपने लिए जैसे पुराने टायर होते हैं उनकी ट्यूब्स होती हैं, उनके ऊपर भी फट्टा जैसा लगा के लकड़ी का उस पे बैठ के जाला बिछा सकते हैं, या दो लोग किनारों पे बैठ के जाला पकड़ सकते हैं। इस तरह अलग अलग एक यही तरीका है। हाँ जी, चेक डैम से मछली चेक डैम से मछली निकालने का ये तरीका सबसे अच्छा सावधानी रखने वाली बात है। हाँ जी, सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि तालाबों में किसी और तरीके से ना निकाला जाए क्योंकि कई बार चेक डैम बहुत गहरे भी होते हैं तो वो आपके लिए जो है रिस्क हो सकता है आपकी लाइफ के लिए कि आप उसमें अपने कोई एक्सपेरिमेंट ना करें ज़्यादा। और तालाबों से मछली किस तरह से निकाली जाए? तालाबों से तो आपको सामान्य प्रक्रिया आप कास्टनेट से भी निकाल सकते हैं अगर बहुत बड़ा आपका तालाब है। छोटे तालाब है तो आप हैंड नेट भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। अब बात करते हैं कि आपके विभाग द्वारा मत्स्य पालकों को क्या क्या सहायता दी जाती है, उन्हें कैसे मदद करते हैं आप? विभाग द्वारा आपको वित्तीय सहायता भी दी जाती है, साथ में आपको टेक्निकल यानी कि तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता में हम आपको सब्सिडी प्रदान करते हैं जो प्रेजेंटली अभी 20% है पर हेक्टेयर पर। और लेकिन हमें आशा है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नील क्रांति के बारे में कहा है, उसके अंतर्गत अब नई जो नॉर्म्स आएंगे गवर्नमेंट के और उनके अंतर्गत जो है हमारी जो सब्सिडी पैटर्न है नॉर्म्स हैं वो चेंज होंगे और भविष्य में इसके आने की बहुत जल्द उम्मीद है जी। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है रोज़गार बनाने का। अब अगर हम बरसात की बात करें, बरसात के मौसम में जैसे कई जगह पे बहुत तेज़ बारिश होती है या ज़्यादा पानी आ जाता है, तालाबों में भी पानी ज़्यादा भर जाता है, चेक डैम की बात करें तो वो भी लबालब भर जाते हैं, तो ऐसे में मछलियों को क्या नुकसान होता है? यदि अत्यधिक जल आपके तालाब में भर गया है तो ओवरफ्लो से मछलियाँ भी उसके साथ बहने का खतरा है, नुकसान होगा। आपका लाइव स्टॉक है, आपने उसके ऊपर खर्च किया है, पैसे लगाए हैं, तो एक तरह का आपका वो बिजनेस वेंचर है। यदि आप उसमें उसको बचा के नहीं रखेंगे तो ये एक मत्स्य पालक का ही नुकसान है। तो कोशिश ये करें कि तालाब जब भी आप तालाब निर्माण करें तो उसमें एक अधिप्रवाह द्वार होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी है ओवरफ्लो जो पाइप्स हैं वो आप बना के रखें जिनमें जाली लगी हो, ताकि जब पानी बहुत ज़्यादा हो तो उनमें से पानी बह जाए। उन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं, जब पानी ऊपर आएगा लेवल तो वो अपने आप ही बहना शुरू हो जाएगा और उसमें जैसे जाली लगी होगी तो आपकी मछली भी उसमें से नहीं आ पाएगी। तो कोशिश ये करें कि इस तरह का एक आप प्रोविज़न रखें जब भी आप तालाब निर्माण करें। शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, लेकिन फ्यूचर में आपको इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। हम बात कर रहे थे कि तालाबों में जिस तरह से आपने बताया कि मिट्टी का हमें ध्यान रखना है, अक्सर हम देखते हैं कि जलीय पौधे भी तालाब में उग जाते हैं, उन्हें कैसे साफ करें, उन्हें कैसे निकाला जाए? जलीय पौधों को निकालने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, केमिकल भी हैं, और लेकिन केमिकल्स की मैं सलाह मत्स्य पालकों को नहीं दूंगी क्योंकि हम लोग अपने फार्मों पर भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। और सबसे कारगर तरीका है मैनुअली निकालना, यानी कि अपने हाथों से निकालना। हम भी अपने फार्मों पे अपने आप जो है हाथों से ही उनको उखाड़ कर बाहर निकालते हैं, ये सबसे कारगर तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि एक हमारे पास मछली पाई जाती है ग्रास कार्प, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है ग्रास, यानी कि ये एक ऐसी कार्प है जो कि घास को खाती है। अच्छा। तो आप इस कार्प को भी डाल सकते हैं, तो ये भी अपने आहार में जलीय पौधों को खाती है, तो इसका भी पालन आप कर सकते हो जी। तो ये तो शायद एक बहुत अच्छा तरीका आपने बताया है कि कोई केमिकल अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ आपको फिश ही डालनी है तो उससे और तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं, कोई नुकसान घास को खाएगी और बैलेंस बना रहेगा। आपका फ़ायदा ही है, वो फिश भी पल जाएगी और आपका घास भी निकल जाएगा। लेकिन आपको मैनुअली ज़्यादा निकालना पड़ेगा घास, वो एक सबसे कारगर तरीका है घास को निकालने का। जड़ों से निकाल देंगे तो वो आगे कम आने में टाइम लगेगा।
जी, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान बागवान भाई अगर मत्स्य पालन करना चाहते हैं? मत्स्य पालन में यदि जैसे कि आप तालाब है, आपका पानी यदि क्षारीय है या अम्लीय है, यानी कि एसिडिक या एल्कलाइन है, तो आप चूने का प्रयोग जरूर करें। चूने से जो है वो एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और मछलियों के लिए, और उससे जो है फिश के लिए नेचुरल फूड भी बनता है। गोबर भी डाला जाता है, चूना और गोबर ये दोनों। वो किस तरह डाला जाए? मछली जब आपने बीज डाल दिया है, मछलियाँ तैयार है, उनके साथ ही चीज़ें डाली जा सकती हैं? नहीं, उनसे पहले डालना पड़ेगा। मत्स्य बीज संग्रहण से पहले आपको चूना और गोबर डालना होगा। चूना जो है वो आपके पानी के जो पीएच है, ये पीएच का अगर आम भाषा में एक लेमैन को मैंने बताना हो तो पीएच का मतलब है कि आपका पानी एसिडिक है या एल्कलाइन है। और उसको जांचने का वैसे तो केमिकल तरीके होते हैं, लेकिन दो एक साधारण से तरीके मैं बताऊंगी जिससे कि जैसे कि हमारे जो कम शिक्षित किसान भाई और ये बहुत ही अच्छा रहेगा एक सरल भाषा में और एक सरल तरीका अगर बताया जाए तो कोई भी अपना सकता है। हाँ जी, एक है जैसे कि अगर आप पान खाते हैं तो पान चबा के अगर उसमें थूक देते हैं, वैसे तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर उसमें थूक देंगे, यदि उसका पान का रंग जो बदल जाता है तो वो पानी आपके उपयुक्त नहीं है मत्स्य पालन के लिए। उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसमें चूना डालने की ज़रूरत है। यदि उसका रंग नहीं बदलता तो इसका मतलब वो तालाब का पानी मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। एक तरीका ये है। दूसरा है कि आपको मार्केट में पीएच स्ट्रिप्स मिलती हैं, यानी वो लाकर आप उसमें डाल सकते हैं और उसका कलर बदलता है। पीएच स्ट्रिप का मतलब है एक कागज का टुकड़ा लंबा सा उंगली के आकार का रहता है या उससे लंबा भी हो सकता है वो, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। उससे अगर कलर चेंज होता है तो उस कलर के जो अकॉर्डिंग जो है उसमें एक टेबल दिया रहता है कि आपका पीएच इतना है तो कौन सा कलर आएगा। ये आप शुक्रिया चंचल जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। आप स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस अंक में जो भी आपको जानकारी दी गई है आप उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।